आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जंतर मंतर पर विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन की ओर से यह विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में किया गया। इसी कड़ी में यूपी के अलग अलग जिलों में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रयागराज, मथुरा, चंदौली, सहारनपुर में आज सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो संसद के अंदर और संसद के बाहर तक अभी तक जो लड़ाई देखने को मिल रही थी, अब विपक्षी दलों की वो लड़ाई सड़कों तक पहुंच चुकी है। इंडिया गठबंधन के बैनर तले हम सब इकट्ठा हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही को उजागर कर रहे हैं कि जिस तरह से सड़क से सदन तक उनकी हिटलरशाही चल रही है, इसके खिलाफ पूरा देश आवाज उठा रहा है। सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन बैनर तले आज पूरे देशव्यापी आंदोलन कर रही है और हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर सांसदों का निलंबन वापस नहीं लोगे तो हम लोग सड़क से सदन तक जेल भरो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सांसदों का निलंबन जिस तरह से किया गया ये कहीं न कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर है। एक सांसद को बचाने के लिए 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र को दबाने का प्रयास केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। इसी के खिलाफ पूरे देश में इंडिया अलायंस बैनर के तले कांग्रेस, समाजवादी, आप पार्टी, जो भी इंडिया बैनर तले संगठन है, वो आज पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मांग है कि निलंबित सांसदों की जो है बहाली होना चाहिए। कम से कम जो सदन की गरिमा है, जो संसद भवन की मर्यादा है, वो तार तार ना होने दे कि एक सांसद को बचाने के लिए आप 146 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। धरना प्रदर्शन आज यहाँ डीएम के यहाँ जो हो रहा है और जो ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ यात्रा चल रही थी और अभी भी चल रही है मुजफ्फरनगर में, हमारे साथी वहाँ भी गए हुए हैं। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या होने का काम हो रहा है, 142 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के शीतकालीन सत्र से निलंबन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे आम आदमी की, वो सत्ता की जितनी कमियां थी उनको बताने का काम लोकसभा में कर रहे थे। और क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई सभी लोग देखते हैं और पूरी दुनिया देखती है लोकसभा की कार्रवाई, तो सच इन लोगों के सामने ना आए, इसलिए उन सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया। यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने यह फैसला सुनाया। हालांकि त्रिपाठी के खिलाफ 40 दिन के लिए अंतरिम जमानत मंजूर हो गई है। वहीं इस मामले पर जिला शासकीय अधिवक्ता जीसी क्राइम गुलाब चंद अग्रहरी से प्राइम टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की है। अग्रहरी जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में अब तक लगातार अपराधियों को सजा मिलती रही है, अतीक अहमद को भी सजा दिलवाने में इनका प्रमुख रोल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेश त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल की उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। इस बारे में अग्रहरी जी से हम बात करेंगे और वो इस मुकदमे के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे प्राइम इनके पास जो है, इनके मंत्रित्व काल में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 2005 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक ये जो है मंत्री थे बसपा सरकार में। और इन्होंने जो है भ्रष्टाचार करके तमाम संपत्तियां बनाई हैं। उसके संबंध में खुली जांच हुई। अब खुली जांच करने के बाद जो है एक एफआईआर दर्ज हुई थाना मुट्ठीगंज में। और उसके बाद जो है विजिलेंस विभाग ने इसकी जांच किया। जांच करके आरोप पत्र इनके खिलाफ प्रेषित किया। शुक्ला द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) संपठित धारा 13(2) में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 10 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। और
जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा से दंडित किया गया है। इसमें प्रारंभिक स्तर पर अशोक कुमार शुक्ल द्वारा दिनांक 6/7/12 को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें जांच हुई और जांचों उपरांत नियमतः इसमें जांच हुई और जांचों उपरांत शासन की अनुमति से सतर्कता अधिष्ठान परिक्षेत्र के निरीक्षक श्री सुभग राम द्वारा दिनांक 18/6/2013 को थाना मुट्ठीगंज में मुकदमा अपराध संख्या 107/13 में दर्ज करवाया गया और इसमें विवेचना हुई और विवेचना में अभियुक्त राकेश धर त्रिपाठी व उनके आश्रितों की ज्ञात व वैध स्रोतों से कुल आय 45,20,275 रुपये पाया गया व व्यय 1,21,20,560.60 रुपये पाया गया। संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर इसमें निरीक्षक श्री प्रकाश सिंह द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया और यह आरोप पत्र वाराणसी में संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसमें दिनांक 12/4/16 को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया। 30 जुलाई 2021 को इसमें आरोप विरचित किया गया और इसमें मेरे द्वारा, क्योंकि पूर्व में पहले इस केस को श्री विकास गुप्ता विशेष लोक अभियोजक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम देख रहे थे, क्योंकि यह केस वाराणसी से MP MLA प्रयागराज ट्रांसफ़र होकर के आया था। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का चूँकि ये केस था तो मेरे द्वारा ADGC श्री सुशील कुमार बैस को इस केस को अलॉट किया गया। यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज एटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कारागार मंत्री ने महिला और पुरुष बंदियों में कंबलों का वितरण किया है। जिले के अपने दौरे पर कारागार मंत्री ने कहा कि 2024 में भी बीजेपी अपने काम के दम पर देश में सरकार बनाएगी। पक्ष सभी महापुरुष करते हैं। हमारे योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, मोदी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। बनारस से प्रियंका गांधी मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हाँ, तो कौन मना करता है? विपक्ष के अपना कोई जहाँ भी लड़ना चाहें लड़ सकते हैं, आज़ाद हैं। मंत्री, जैसे आप कारागार मंत्री हैं तो कारागार में आप किस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं? कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप बदलाव चाहते हैं कैदियों के? अगर मैं कैदियों की सोच बदलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर देखने को मिलता है तो 40 साल से नीचे का नौजवान 80% जेल में है। नौजवान हमारा भविष्य है, नौजवान हमारा प्रदेश का भविष्य है, नौजवान हमारा देश का भविष्य है। और किसी भी कारण से देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो हर नौजवान अपने घर का भविष्य है, और घर का भविष्य जब जेल में हो तो समझ लो उस घर की स्थिति क्या होगी। इसलिए अब अगली खबर मथुरा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी का छाता विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ में भ्रमण किया है। इस दौरान दिग्गज फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रही और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों के साथ सांसद हेमा मालिनी के निर्देशन में कार्यक्रम खत्म हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कार्यक्रम छाता में दोटाना में हो रहा है। इस पर मैं आई हूँ आज, और जितने भी लाभार्थी हैं उनसे भी मिली, और जिनको लाभार्थी नहीं है उनसे भी बात करने के लिए आई हूँ। हमारे सरकार के कई कर्मचारी सब लोग हैं, वो सब मिलकर इन सबको जितना जिसको क्या देना है वो सब बात कर रहे हैं। तो जिसको नहीं मिला है उनको भी हमने नाम लिखने के लिए बोला है। तो सब जितने भी हमारी मोदी सरकार लेकर आए हैं जनता के लिए, वो सब मिले। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंची। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने संसद में सांसदों के निलंबन के विरोध में काली पट्टी बांधकर कुछ देर के लिए मौन व्रत रखा है। इस दौरान अजय राय ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है।
यात्रा में भरपूर समर्थन प्यार सबका मिल रहा है, सभी लोग साथ जुड़ रहे हैं और 2024 इंडिया गठबंधन भारी मतों से भारी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में जीतेगा। तो ये देखो वो हमारे पीढ़ियों के मुस्लिमों के नेता ये चल रहे हैं साथ में। ये देखो ये हैं वो फर्जी लोग हैं, ये लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया है, वो हमारे साथ खड़े हैं। ये देखो हरिंदर त्यागी खड़े हैं, ये लोग हैं हमारे हिंदू चेहरा, ये लोग काम करने वाले लोग हैं। लोग हैं मुस्लिम जितने भी हैं, ये पूरा हिंदू मुसलमान, ये पुराना खानदानी है कांग्रेस यहाँ पर। बीएसपी से जरूर करेंगे कि आप जो समाज के हित है उसको ध्यान में रखते हुए आप आइए, शामिल होइए इंडिया गठबंधन में। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बन रहा है। हम सब लोगों की वहाँ की संवेदना जुड़ी है, भावनाएं जुड़ी है। अब खबर बदायूं से है, जहां डॉक्टर ने पथरी का गलत ऑपरेशन करने के बाद महिला का पेट खुला हुआ छोड़ दिया। हालत ज्यादा बिगड़ने पर महिला को चंदौसी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर ने परिजनों से 50,000 रुपए भी मांगे हैं। कौन है आपकी ये? अच्छा, फिर कहाँ इलाज कराया था आपने? क्या नाम है हॉस्पिटल का? अच्छा, सेवा नर्सिंग होम। अच्छा, फिर क्या हुआ था वहाँ? उनके पास हम गए तो हमने कही हमारा अगर जगह हम तो हमारा नौकरी अगर नहीं होगा तो हमें यहाँ मान लगा तो इन्होंने जो कही कम मर्जी है इसी में काट देंगे हम। अच्छा हमारी गारंटी है। हाँ, तो फिर जो है ऑपरेशन खोलने के बाद बोले हमें समझा कर कमरे में कि भाई घबराना नहीं, हम कितना चिपका लेकर आया बुद्धि पे, तो फिर 10 दिन बाद इन्हीं पैसों में हम तुम्हारा ऑपरेशन कर सकते। 10 दिन बाद? तो हम इन्हें बुलाए 14वें दिन, तो इनने कही आ जाओ ऑपरेशन को, तो हम 50,000 50,000 और मांगे थे। अच्छा, तो हमने हमें कराना ना। पहले भी ले लिए थे? हाँ, पहले 20,000 पहले ले लिए। अच्छा। खबर हरदोई से है, जहां मल्लावा इलाके में अवैध नर्सिंग होम मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी के साथ ही मल्लावा इलाके में अवैध पैथोलॉजी की भी भरमार है और आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की संवेदनहीनता के चलते इन अवैध अस्पतालों में मरीजों की जान जोखिम में डालकर इलाज किया जा रहा है। वहीं इन अवैध तरीके से संचालित अस्पतालों में न ही प्रशिक्षित डॉक्टर मौजूद रहते हैं और न ही पैरामेडिकल स्टाफ। भेजा है और त्वरित कार्रवाई करने हेतु मैंने बोल दिया जो अनरजिस्टर्ड पैथोलॉजी हो, नर्सिंग होम हो, उनको तुरंत सील कराया जाए, उनके खिलाफ FIR कराया जाए। लोकल स्तर पर चूंकि आपके जिम्मेदार बैठे हैं और उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र भी है और उनका कस्बा भी वहाँ के रहने वाले हैं, उसके बावजूद स्थितियाँ बहुत खराब है। स्थिति खराब है, जैसे जैसे संज्ञान में आती जाती हैं ऐसे ऐसे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई करने के लिए हम जो टीम गठित कर रखी है वो टीम जाती है और कार्रवाई करती है। पान की दुकान की तरह से अस्पताल खुले हुए हैं, न तो उनमें सुरक्षा के मानक हैं, ना अगर वहाँ आग लग जाए तो कोई बुझाने वाला नहीं है। सिर्फ कंपाउंडरों और कुछ लड़कों के भरोसे वो अस्पताल चल रहे हैं। बाहर उनके शीशे पे डॉक्टरों के बड़े बड़े नाम लिखे हैं, मगर वो डॉक्टर कभी भी उन अस्पतालों में मिलते नहीं। खुलेआम मेन रोड पर ये अस्पताल चल रहे हैं। पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है। आयुष्मान कार्ड और बीमा के पैसों को कैश करने के सेंटर बने हुए हैं। जनता का शोषण हो रहा है। सरकारी क्षेत्र का महिला चिकित्सालय भगवंत नगर में स्थापित है। जनता का शोषण किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल से या अन्य जगहों से यहाँ से मरीजों को लोग ले लेते हैं, उठा लेते हैं। उनकी सेटिंग है, सरकारी अस्पताल में भी सेटिंग है और उन मरीजों को यहाँ से ले जा कर के सीधे कानपुर या लखनऊ के बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती करवाते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं। और CMO या अन्य वरिष्ठ अधिकारी चिकित्सा क्षेत्र के अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि ये हमारा जो नगर है वो डिप्टी CM एवं स्वास्थ्य मंत्री का गृह नगर होने के बावजूद भी यहाँ पे घोर अनियमितताएं स्वास्थ्य विभाग में चल रही हैं। अब खबर मथुरा से है, जहां जमुना पार थाने की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक ट्रक, 2.5 लाख कैश, 100 बोरी धान और तमंचा बरामद किया है। इसमें हुआ था कि एक व्यापारी हैं
आढ़त के व्यापारी हैं उन्होंने अपना सामान हरियाणा भेजने के लिए ट्रक बुक किया था। तो जो ट्रक बुक किया था वो ट्रक का ड्राइवर और मालिक एक ही है। उसने बुक करा करके हरियाणा वहाँ नहीं गया, बीच में ही उसने उनके साथ जालसाजी करके कोई जगह किसान होकर के भेज दिया। वो वर्कआउट करते हुए जो उसमें सामान था लगभग 100 बोरी धान बरामद हुआ है और जो उन्होंने बेचा है वो पैसा 2.5 लाख रुपये बरामद हुआ है। इसमें एक अभियुक्त जो सोनू है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें घटना में कुल 3 अभियुक्त हैं। एक सोनू है जो पकड़ा गया है। अब खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुर महावाल में एक पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई है और परिवार ने आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। मामला ये कि हमारे चाचा हैं तो हम चार पूछते हम लोग जमीन पे बाबा दादा सब लोग रह रहे हैं, हम लोग भी उसी पे हैं और आबादी का जमीन था वो लोग फर्जी रजिस्ट्री करवाया है और उसके बाद हम लोग को वहाँ से निकालना चाहता है। हम लोग मुकदमा किए हैं। ये कौन लोग हैं? ये हमारे चाचा हैं और बड़े लोग भी एक और हैं राजेंद्र सिंह, वो भी इसमें शामिल है और भी 2-4 लोग बड़े लोग शामिल हैं उसमें। आखिर क्यों निकालना चाहते हैं, क्या वजह है निकालने की? वजह है कि बोलते हैं लोग लड़कियों का कोई हक नहीं होता है वहाँ पे। हमारा कोई भाई नहीं है, हम लोग 5 बहन थे, उसमें से एक अभी एक्सपायर हो गई है कुछ महीने पहले और इतना वो लोग टॉर्चर करते हैं। हमारी मम्मी बीमार हो गई है, उसी की वजह से टेंशन हो गया है। हमारी बहन एक्सपायर हो गई और ना हम लोग के घर में पलानी है, चूता रहता है, उसमें खाना बनाने का भी जगह नहीं है। तो इसकी शिकायत अभी तक आप किन अधिकारियों से की हैं? हम लोग डीएम के एसडीएम के पास भी किए हैं, डीएम के पास भी किए हैं, मुख्यमंत्री योगी जी के पास भी किए हैं, लेकिन वो लोग हमारा फाइल सब दबवा देते हैं पैसे के बल पे। क्या नाम है आपका? मैंने देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है अभी देखा जाए? हमारा मामला है कि हमारी जमीन ये लूटने पड़ता बाबू के नाम चोरी है, जाके यहाँ पर पैसा मुकदमा लड़ जमीन अपन चला ली लोग तू मेरा जमीन को चोरी पूछ बन के वही बड़ी परेशान। कितना जमीन है आपका? देखिए हमनी के बाटे पूरे 5 डिसमिल, अभी 4 डिसमिल बनी है। 4 डिसमिल है फिलहाल। हमनी के नाम दिया था हमनी के। हाँ तो 4 डिसमिल जमीन वो लोग लूटना चाह रहे हैं। हमारा चाचा नहीं देना चाहते हैं। हमारा चाचा बोल के हाथे बेच के जाए के हम देवर। हाँ की लड़की ना होला। इसकी शिकायत अब डीएम से की है? हाँ, सबसे पहले बनी, लेकिन न्यायालय के सब। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुकरेल सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी सौंदर्यीकरण के बीच बनी अवैध बस्ती को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अकबर नगर में बनी बस्ती को गुरुवार के दिन एलडीए, पुलिस विभाग, नगर निगम समेत प्रशासन की टीम हटाने के लिए पहुंची थी। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया था। वहीं इस ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने 22 फरवरी तक रोक लगा दी है, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो रुक गई, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अकबर नगर में बृहस्पतिवार को जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए एलडीए, नगर निगम के साथ पुलिस फोर्स भारी संख्या में पहुंचा था, अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण को हटाने की जो कवायद शुरू हुई थी उस पर कोर्ट से स्टे मिलने के बाद यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन उसके बाद आज शुक्रवार को बात की जाए कि जिस तरीके से यहाँ पर यथास्थिति बनाने की जो बात कही गई थी, उसके बाद से यहाँ पर जो पुलिस की पेट्रोलिंग की बात की जाए, वो पेट्रोलिंग पूरी तरीके से जारी है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे, तस्वीरों में साफ तौर से जो डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी हैं वो पीएसी बल के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट के आदेश में 22 जनवरी तक स्टे जारी किया गया और साफ तौर से कहा गया कि यहाँ पर यथास्थिति बनी रहे। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है, तो उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अराजकता ना फैले, किसी तरह की माहौल ना बिगड़ पाए और किसी तरह का ऐसी स्थिति ना बन पाए जिससे स्थिति खराब हो और लॉ एंड ऑर्डर सही करने में दिक्कतें हों, उस मामले को लेकर के पूरी तरीके से पुलिस
सड़कों पर उतरी हुई है। अधिकारी लगातार इस मामले का जायजा ले रहे हैं और साफ तौर से सभी को निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पर यथास्थिति बनाए रखें, किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जिससे कि पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़े और लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि गुरुवार को जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी उस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, FIR भी हुई थी और उसके बाद शाम को स्टे आने के बाद कार्रवाई रुक गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो 22 जनवरी तक स्थगित हो गई, लेकिन उसके बाद जो पेट्रोलिंग की बात की जाए, पेट्रोलिंग करने के लिए पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे हैं और जायजा भी ले रहे हैं और सभी को हिदायत भी दे रहे हैं। लेकिन 22 जनवरी के बाद जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ध्वस्तीकरण की एक बार फिर से कार्रवाई देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम TV, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।